नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राशन के डोर स्टेप डिलीवरी योजना यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में आए व्यवधान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का नाम बदला है। पहले इस योजना का नाम रखा गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब योजना का नाम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब पहले की तरह राशन योजना रहेगी, उसी के तहत लोगों को घर घर राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार को नाम पर आपत्ति थी, इसलिए नाम हटा दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि सोमवार को हमने कैबिनेट बैठक बुलाई है, केंद्र की जो भी शर्तें हैं उसे मानेंगे, कैबिनेट फैसला लेकर केंद्र के पास भेज देंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी, हमें कोई श्रेय नहीं लेना। हमारा उद्देश्य लोगों को घर पर राशन पहुंचाना है, यह हमारा 22 साल पुराना सपना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 25 मार्च से शुरू होना था, लेकिन शुक्रवार को हमारे पास केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि ये योजना लागू नहीं कर सकते क्योंकि योजना का नाम मुख्यमंत्री था। तो आज हमने इस पर बैठक की है और अब इस योजना का नाम नहीं होगा, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद शनिवार को इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन भी मौजूद थे। तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया, लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ़ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जो उनको चिट्ठी मिली थी उसमें खाद्य सुरक्षा गारंटी जो कानून है उसमें कहा गया था कि सभी राज्य उसको मानेंगे, कोई नाम में बदलाव नहीं कर सकता। केजरीवाल का यह कहना है कि हमको किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए, हमारा जो मकसद है लोगों को घर पर राशन पहुंचा कर देना है, तो ये काम हम बगैर किसी नाम के, बगैर किसी योजना के करेंगे। इसको लेकर सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार ने यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ऐतिहासिक एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए की छात्राएं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मेंटोर करेंगी। इस प्रोग्राम को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इंदिरा गांधी दिल्ली के टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के विषय में न सिर्फ गाइडेंस मिल सके बल्कि इनसे जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायता मिल सके। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 21वीं सदी में पूरा विश्व अब नॉलेज इकोनॉमी बन रहा है। इस इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए रिसर्च और नवाचार की एक अहम भूमिका है। हम भी नवाचार को और अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, लेकिन इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। खासकर स्टेम विषयों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में संसाधन और नवाचार के क्षेत्र में सिर्फ 33% महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। तो यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। मनीष सिसोदिया ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऐतिहासिक एजुकेशन में मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च होगा और मनीष सिसोदिया ये मानते हैं कि इस स्टेम के फील्ड में विशेष तौर पर महिलाओं की जो स्थिति न सिर्फ भारत में बल्कि एशियाई महाद्वीप में काफ़ी कम है और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में ये प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम का मकसद है दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के विषय में सही गाइडेंस मिल सके, जिससे आगे वो इसी फील्ड में कंटिन्यू कर पाए। नाउद फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस ने स्लम बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए बेहद अच्छा प्रयास किया है।
आपको बता दें कि नाथ फाउंडेशन ने स्लम बस्ती में रहने वाले मेधावी बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है और इस योजना के तहत नाथ फाउंडेशन प्रति माह 80 बच्चों को 500 रुपए की आर्थिक मदद देगा, जिससे वो बच्चे अपनी पढ़ाई में उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएं। नाथ फाउंडेशन पहले भी सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाता रहा है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार सहित जिले के डीसीपी दीपक यादव मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार और नाथ फाउंडेशन के अध्यक्ष निशित सिंह ने हमारे संवाददाता रवि कुमार और टीपू सुल्तान से खास बातचीत की। कल्याणपुरी इलाके में नाथ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है निशित सिंह जी, इनसे पता करेंगे कि क्या है ये प्रोग्राम पूरा। जी, क्या प्रोग्राम है? ये सुशिक्षा नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया है नाथ ने, और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इसमें करीब 80 बच्चों के करीब हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं कल्याणपुरी क्षेत्र से। तो इसका उद्देश्य है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको शिक्षक मेधावी हैं किंतु उनको शिक्षा का अभाव है, फाइनेंशियल एड नहीं उनके पास, तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रगति के पथ पे अग्रसर होंगे, क्योंकि इसी समाज में आगे चल के जो शिक्षा है वो मूलभूत आधार होती है किसी भी समाज की प्रगति का। प्रोग्राम का नाम सुशिक्षा रखा गया है। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो समाज पे रह रहे हाशिए के लोग हैं, उनको, जो बच्चे हैं उनको प्रगति की तरफ अग्रसर करना, उनकी जो एनर्जीज है इनको प्रॉपरली चैनलाइज करना, सुशिक्षा जैसे कि नाम से भी विदित है। जी, बताया कि हर महीने बच्चों को सहायता दी जाएगी, हर महीने उनको एक पैसे के रूप में सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सकें और पढ़ाई में बेहतर कर सकें। जी, ये नाथ का दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके पहले भी हम गवर्नमेंट स्कूल रोहिणी में सेक्टर 5 में हमने करीब 100 बच्चे के करीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराई थी, और उसी का ये एक दूसरा चरण आप समझ लीजिए, दूसरा चरण आज स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को हमने यही इलाका क्यों चुना गया कल्याणपुरी? इस इलाके को हमने बहुत दिनों से हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत आवश्यकता है और क्राइम रेट भी काफ़ी है यहाँ पे। तो जब कोई भी समाज जब सुशिक्षित होता है तो क्राइम रेट अपने आप ही कम हो जाता है। कहने के मैम, कोरोना काल में भी आपने पूरे इस इलाके में सेवा करी, लोगों की, लॉकडाउन में लोगों की सेवा करी, और अब इस तरीके का जो प्रोजेक्ट लेकर के आप आए, तो आगे और क्या चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि बच्चों के लिए करनी चाहिए? कोरोना काल में हमने इसी क्षेत्र में नहीं, दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में हमने हर तरह से संभव सहायता प्रोवाइड कराई थी, और आगे भी हमारे ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल तक कभी चलेगा, और इसके साथ साथ पैरेलल और भी प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी स्टार्ट होंगे। ये थी हमारे साथ निशित सिंह जी, जिन्होंने साफ बताया है कि हमारे और भी इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों के इलाके के बीच में जाकर के करेंगे, और साथ ही जो बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए जो भी अच्छे कदम होंगे उसको उठाया जाएगा। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। है दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में, जहां पर जॉइंट सीपी साहब ने एक प्रोग्राम किया है, जिसको देखते हुए गरीब बच्चों को ये कुछ आर्थिक मदद देना चाहते हैं, और नाथ फाउंडेशन की तरफ से भी ऐसे प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। जानते हैं क्या है पूरा ये दिल्ली पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि ऐसी कॉलोनीज जहाँ पे अपराध के पनपने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पे युवाओं को जोड़ा जाए। इसी तहत पहले युवा स्कीम एक चलती रही है, जिसके तहत हर ज़िले में 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे उनकी स्किल ट्रेनिंग होती है, फिर जॉब मेला लगता है, फिर उनको जॉब दिया जाता है। उसी को विस्तार देते हुए आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है कल्याणपुरी के इलाके में नाथ फाउंडेशन के सहयोग से, जहाँ पे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं और घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को पर मंथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की स्कीम है 1 साल के लिए। और फिर हम देखेंगे कि इससे कैसे हमारा इलाके में लोगों के साथ जुड़ाव होता है। पुलिस का एक मानवीय चेहरा जब जाता है तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस का फ्लो भी बढ़ता है, लोगों का विश्वास जगता है पुलिस के प्रति। तो इस तरीके से ये 2 मकसद इससे पूरे हो रहे हैं, अपराध की रोकथाम और साथ ही लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास जगाना। सर? वहीं यहाँ देखा गया है क्राइम का सर यहाँ ग्राफ जो सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सर यहाँ थोड़े निचले तबके के लोग रहते हैं, तो सर उसमें इस तरीके का प्रोग्राम करने से कितनी मदद मिलेगी? जी, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसका मुख्य मकसद यही है कि यहाँ पे जो एक युवा वर्ग है अपराध की तरफ जो मुड़ जाता है,
उसको अपराध की तरफ ना जाने दिया जाए, उसको एक सही रास्ता दिखाया जाए, उसकी जो ऊर्जा है उसको एक सही चैनल दिया जाए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट किया गया। लगभग कितने बच्चों के लिए स्कीम लागू की गई है और सर किस फाउंडेशन की तरफ? ये 80 बच्चों को हमने अभी लिया है इसमें, और नाथ फाउंडेशन जो है वो आगे आया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस योजना को हम और आगे बढ़ा सकेंगे। और सर और कितने जगह प्रोग्राम चलने वाला है सर, ऐसा कुछ आपका है और कोई ऐसा? अभी यहाँ से शुरुआत है और हम देखेंगे कि इसको कैसे और बाकी इलाकों को हम कवर कर सकें, पर ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये थे हमारे साथ जॉइंट सीपी साहब जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए गरीब बच्चों को ये पढ़ाना के तहत एक योजना बना रहे हैं और फंड दे रहे हैं। मैंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सैलरी नहीं मिलने से नाराज 22 तारीख को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने डॉक्टर्स से अपील की है कि ऐसे समय जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वैक्सीन का भी काम चल रहा है, उस स्थिति में हड़ताल पर ना जाएं। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी में जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, रेजिडेंस डॉक्टर हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि हम सभी हड़ताल पर ना जाए। कल सभी ने एक दिन की मैसिव लीव ली थी। हम सबको नगर निगम को अच्छे से चलाना है। हमारे अस्पतालों में आने वाले मरीज परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप सबका 1 महीने का वेतन मैंने पिछले हफ्ते जारी करा दिया था और आने वाले समय में आपका 1 महीने का वेतन और जारी हो जाएगा। मेरा आप सबसे फिर आज जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हम डॉक्टर्स हैं, समाज में हमारा सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम सबको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और हम सब अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों का ध्यान रखें और हमारे हड़ताल के कारण से उनको अकारण परेशानी ना उठानी पड़े, इसकी हम सब चिंता करें। तो हम सब काम पर लौटें और सभी डॉक्टर्स अपने अपनी ड्यूटी को संभालें। राजधानी दिल्ली के लोगों की फिटनेस और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 25 रोहिणी 20 से बीजेपी निगम पार्षद कनिका जैन ने रोहिणी सेक्टर 11 के निवासियों को होली से पहले ओपन जिम का शानदार तोहफा दिया है। इस ओपन जिम की शुरुआत उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद हंसराज हंस ने की। उनका कहना है कि इसके बाद अब यहाँ के लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग अपने घर के नजदीक ही अपने आप को फिट रखने के लिए जिम कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ओपन जिम को करीब 8 लाख की लागत से सांसद निधि फंड से बनाया गया है। इस मौके पर सांसद हंसराज हंस ने कहा कि बीजेपी लगातार क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर है और इसी कड़ी में क्षेत्रवासियों को इस ओपन जिम का तोहफा दिया गया है। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद कनिका जैन ने कहा है कि यहाँ के लोगों की काफी समय से मांग थी यहाँ पर एक जिम की व्यवस्था हो। निगम पार्षद कनिका जैन ने कहा कि लोगों की इसी समस्या को देखते हुए ओपन जिम की शुरुआत की गई है। वो 6 महीने बाद देखना जरा, और जो आगे इलेक्शन आएगा ना, सफाया करने के लिए ये थोड़ा कचरा निकाला है। सांसद जी, आपने कई डेवलपमेंट के वर्क गिनाए यहाँ पर। अभी हाल ही में आपने अपना कार्यालय जो है, जो इस क्षेत्र में एकमात्र आपका कार्यालय था, उसको आपने शिफ्ट कर दिया है। अब क्षेत्र के लोगों को आप तक अपनी समस्याओं को पहुँचाना हो तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था किए हैं, कैसे लोग? एक तो और कार्यालय अपने क्षेत्र में खोल रहे हैं, बहुत सुंदर और बड़े वाला। दूसरा, मेरा जो आवास है वो मेरा थोड़ी है, जनता का है। तो रात दिन लोग वहाँ आते हैं, जिनको आते, बहन भी आती, सब आते हैं, उनको फील होता है कि ये हमारा घर है, जब मर्जी है। 25 में सेक्टर 11 का ये क्षेत्र है और ये G3 का पार्क है और ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुंदर ये पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर सुबह शाम योगा की क्लासेस भी लगती हैं, जो मेरी बहनें लगाती हैं। कम से कम 30-40 बहनें यहाँ पर योगा क्लासेस लगाती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और स्वच्छ पार्क सेक्टर 11 का है और इसमें काफ़ी समय से मांग थी कि एक ओपन जिम हो, ताकि जो बहनें जिम तक नहीं जा पाती, बिज़ी रहती हैं अपनी घर गृहस्थी में, तो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी ये जिम साबित होगा। और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल सभी स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और सभी जिम भी लगभग तकरीबन 1 साल पहले बंद थे। और अभी उनके लिए भी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जो जिम है ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और काफ़ी समय से जनता की मांग थी कि यहाँ पर एक जिम की व्यवस्था हो और एक रेन शेल्टर की व्यवस्था हो। और जब मैं यहाँ पर पार्षद चुनकर आई थी तो यहाँ पर एक
काफ़ी अंधेरा इस पार्क में रहता था। सुबह शाम जब महिलाएं यहाँ पर आती थी तो उनको मतलब बहुत जल्दी अंधेरा छिपने से मतलब अंधेरा होने से पहले ही जाना पड़ता था घर पर, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो सांसद निधि से यहाँ पर एक लाइट की व्यवस्था भी करवाई गई और फिर इसके बाद एक रेन शेल्टर की व्यवस्था करवाई गई। और अब यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि एक जिम की व्यवस्था हो, क्योंकि एक बड़े पार्क को देखते हुए तो यहाँ पर एक जिम की व्यवस्था की है, जिससे कि काफ़ी जो सैकड़ों जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। राजधानी के कई इलाकों में करीब 500 चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाली ठग ठग गैंग का उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 लोगों में गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है। आरोपियों के पास से टीम ने 3 पिस्टल, आधा दर्जन कारतूस, 18 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ठग ठग गैंग के बदमाशों के गिरफ्तार होने के बाद एनसीआर के करीब आधा दर्जन मामले सुलझ गए हैं। पुलिस ने बताया कि गैंग मेरठ से दिल्ली गाड़ी में घूमकर वारदात को अंजाम देते थे। वहीं नॉर्थ दिल्ली जिले के डीसीपी एंटो अल्फांसो ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के बारे में हेड कांस्टेबल दीपक त्यागी को सूचना मिली। सूचना पर टीम ने गैंग को पकड़ा है। डीसीपी के मुताबिक इनमें से एक बदमाश पिछले साल पेरोल पर बाहर है। वहीं एक यूसुफ उर्फ चेतन नाम का आरोपी को मार्च महीने में सरेंडर करना था। डीसीपी ने बताया यह गैंग हाईवे पर गाड़ी ठीक करने की सलाह देकर गाड़ी रोकते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गैंग में किंगपिन महफूज, यूसुफ, नसीर उर्फ कालिया, शकील और मेहताब शामिल हैं। यूसुफ पुराने 30 मामलों में शामिल है तो मेहताब, शकील, नासिर भी कई वारदातों में शामिल रहे हैं। शाहदरा जिले के आनंद विहार इलाके में पुलिस ने छापा मारकर एक अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मालिक, मैनेजर समेत 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। शाहदरा जिले के उपायुक्त ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कड़कड़डुमा गांव के पास कम्युनिटी सेंटर में अवैध हुक्का बार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर छापा मारा। पुलिस को छापे के दौरान यहां पर अवैध रूप से हुक्का चलाने वाले मालिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हुक्का बार का मालिक, मैनेजर, वेटर और 3 ग्राहक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला है आनंद विहार एरिया में इलीगल हुक्का बार कुछ इसमें चला रहा है। एक हाइपर कफ़े कड़कड़डुमा कम्युनिटी सेंटर में 2nd फ्लोर में वो कफ़े है, उसी में एक चल रहा है। वैसे हमें एक जानकारी मिला है, उसी के ऊपर हमने एक पुलिस टीम बना के वहाँ राइड कराया। उसी में ये कंफर्म हुआ है, पकड़ा गया है। वहाँ का जो ओनर, मैनेजर, वेटर और 3 कस्टमर भी हमने अरेस्ट किया है। वहाँ से हुक्का, पाइप और भी कुछ सामान बरामद हुआ है। इसमें जो भी इन्वॉल्व है हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एफआईआर भी हम दर्ज कराया है और दिल्ली पुलिस एक्ट में इसको कलंदरा बना के उसको सील करवाने के लिए भी हम इसका कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं और कब से चल रहा था ये? हमें तो कल इन्फॉर्मेशन आया है, हम तुरंत उसी दिन में रात में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दिया है। इसमें 6 लोग हमने पकड़ा, उसको अरेस्ट किया है। सेंट्रल दिल्ली के थाना पहाड़गंज की पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 3 स्कूटी, 3 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पहाड़गंज पुलिस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है और चोरी की गाड़ियों को चोरी करने के बाद कहां भेजते थे इसकी जानकारी जुटा रही है। इन दोनों आरोपियों के ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके में चल रहे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई एनआईएमसी की अनुशंसा पर हुई है। दरअसल जांच में अल्ट्रासाउंड सेंटर में एनआईएमसी को खामियां मिली, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एनआईएमसी की टीम शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंची और यहां की जब जांच की तो टीम को इसमें खामियां मिली, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा जिला प्रशासन से की गई। जिसके बाद एसडीएम की उपस्थिति में यहां के अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया गया है। हमारी नेशनल इंस्पेक्शन कमेटी की विजिट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे नेशनल इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो एवरी ईयर, हर साल
जितने भी स्टेट हैं भारत के, जहाँ जहाँ मशीन जो लगी हुई है, हु इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द फीटस, जो लिंग जांच करने में जो भी मशीन, तो उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। और उसके लिए जो एक्ट बना हुआ है PCPNDT एक्ट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो लिंग जांच है वो प्रतिबंध है, इंडिया में कानून है PCPNDT एक्ट, उसके तहत ये प्रतिबंधित है कि आप लिंग की जांच नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये टेक्नोलॉजी है, जहाँ भी हम अल्ट्रासाउंड मशीन है, MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है और आई की कुछ मशीनें हैं, उसके द्वारा ये जांच की जाती है। तो डॉक्टर्स ही मोस्टली जो भी यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जो अथॉरिटीज़ है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है अच्छे से या नहीं। इस केस में जो भी इसमें रिकॉर्ड्स कुछ मेंटेन करने होते हैं, जितने प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका जो जब वो अल्ट्रासाउंड कराने आती हैं, ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो, तो उसमें फॉर्म F एक फिल किया जाता है। दैट इज़ मैंडेटरी, वो आवश्यक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।